नमस्कार। दिल्ली के चुनाव परिणाम आ गए हैं और वक्त है देश के लिए उसके सबक सीखने का। जब से परिणाम आए हैं, दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तरफा बीजेपी की विजय का उद्घोष हो रहा है, उस पे खुशी मनाई जा रही है। टीवी चैनलों पे तो हमेशा की तरह उसका मंगल गायन हो रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, कह रहे हैं कि ये तो दिल्ली के लिए बहुत बड़ा हादसा है, दुख व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में जिसके दिमाग में कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, देश की चिंता है, वो इस परिणाम को कैसे समझे, उसके क्या सबक हैं हमारे लिए, देश के लिए, उस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 साथी हैं, कुछ और साथी भी बाद में जुड़ेंगे। वो लोग जो कि आम आदमी पार्टी के सफर के हमसफर रहे, उसे दिशा देने वाले बने और इस सफर में बहुत कुछ सीखा, सिखाया और दूरी से, नज़दीकी से भी आम आदमी पार्टी के प्रयोग को देखते रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर आनंद कुमार। प्रोफ़ेसर आनंद कुमार देश के जाने-माने समाजशास्त्री हैं, बौद्धिक हैं, चिंतक हैं। पिछले वर्ष ही आपकी किताब इमरजेंसी पे आई जिसने इमरजेंसी में जो द्वंद हैं, इमरजेंसी की अंतर कथा बताते हुए आपकी पुस्तक आई है। आप सबसे हम सीखते रहे हैं, आनंद जी हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रयोग में जुड़े रहे थे। आप आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल एडवाइजरी कमिटी में भी थे और उसके शीर्ष नेतृत्व में रहे। दिल्ली पूर्वोत्तर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। हमारे साथ प्रोफ़ेसर अजीत झा भी हैं। प्रोफ़ेसर अजीत झा इतिहासकार हैं। इस समाजवादी आंदोलन के पूरे इतिहास से, उस सफ़र से जुड़े रहे हैं। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर हुए हैं। आप भी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे और उस पूरे अनुभव को आपने देखा है। लेकिन आपको केवल उस नाते से नहीं बुला रहा, इस नाते से भी कि आप दोनों देश की राजनीति पर एक नज़र रखते हैं। तो मैं शुरुआत ये कर रहा था कि आज सुबह से हमने 2 तरह के रिएक्शन देखे हैं दिल्ली चुनाव के परिणाम पे। उस पे हमारी क्या प्रतिक्रिया हो? प्रतिक्रिया पूछने से पहले मैं आप सबको बता तो दूँ कि हुआ क्या है। केवल वो आंकड़े नहीं जो आप टीवी पे देख रहे हैं, वास्तविक आंकड़े भी साथ में। देखिए, दिल्ली में पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इतनी अप्रत्याशित और अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, कि उससे कुछ भी कम लेना बहुत खराब दिख रहा है। सन 2015 के चुनाव में 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीट आई थी। लेकिन 2015 में जब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ चुनाव हुए, तब आम आदमी पार्टी को 67 सीट आई, 70 में से 67 और बीजेपी को जो वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, वो 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव में 15% वोट घट गए। बहुत कमाल की बात हुई। 2019-20 में भी कुछ ऐसा ही खेल हुआ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन 6 महीने के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी के फिर 15% वोट घट गए। तो सबको लगने लगा कि भाई अब तो ऐसा हुआ करेगा। लेकिन वास्तव में इससे बहुत अलग इस बार हुआ। बीजेपी लोकसभा चुनाव तो जीती 2024 के। बीजेपी को आए कोई 54% वोट लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट 15% नहीं गिरे, केवल 7% गिरे। 47% के करीब उनके वोट आए और उधर आम आदमी पार्टी का वोट घट के 43% हो गया। और उसके कारण देश में जो बदलाव आया, दिल्ली के अंदर जो बदलाव आया, वो हम उसकी वजह से देख सकते हैं। अ, जो 15% वोट गिरने के बजाय केवल 7% वोट गिरे, आम आदमी पार्टी को 43%। फासला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच में केवल 3.5% का है। लोग 2.5% बताएंगे, 2.5 नहीं है क्योंकि उसके अंदर आम आदमी बीजेपी के 2 सहयोगी थे, उसको जोड़ लिया है। केवल 3.5% का फासला है, लेकिन सीटों में बहुत बड़ा फासला हो गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस परिणाम का विश्लेषण करते समय। तो अब बिना समय दिए मैं सबसे पहले आनंद जी के पास और उसके बाद अजीत जी के पास जाऊँगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि सुबह से हम एक तरफ तो बीजेपी का गुणगान देख रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए दुःख व्यक्त करते हुए लोगों को देख रहे हैं और आपने एक संदेशा भेजा व्हाट्सएप पे आनंद जी, कि ना ये हँसने की बात है, ना रोने की बात है। उसकी थोड़ा व्याख्या कर दीजिए आप।
नहीं योगेन जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोफेसर अजीत झा और अपने साथ हमको जोड़ा, क्योंकि आप ही के आह्वान पर हम लोग आम आदमी पार्टी की प्रक्रिया से भी जुड़े थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो अनुभव पाया, मुझे याद है कि हम और अजीत झा जी एक साथ वोट कर रहे थे और वो जिद कर रहे थे श्री अरविंद केजरीवाल उनके मित्र कि अगर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से नहीं हटाया गया तो हम अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे या हम संगठन से अलग हो जाएंगे। ऐसा एक आग्रह दुराग्रह कहिए, एक बालहट कहिए, और वहां से जो एक उल्टी दिशा में चलना शुरू किया, तो होते होते यहाँ तक आ गए कि आज दिल्ली में उनका राज खत्म हो गया है। लेकिन उनका राज खत्म हुआ तो किसका राज शुरू हुआ? तो हम जिसको कहें कि आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति में थे। अभी कुछ महीने पहले ही आप और हम सब लोग दिल्ली के चुनाव में उतरे थे और हमने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रचार किया था। मैं 7 में से 4 लोकसभा क्षेत्रों में गया था। हमारे भाई अजीत जी भी हमारे साथ थे और इस चुनाव में हम लोग बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ थे कि हम क्या करें क्या न करें। और हमारे जितने मित्र थे उनकी अपनी अपनी मजबूरियों के कारण कोई आम आदमी पार्टी के साथ था, कोई आम आदमी पार्टी के खिलाफ था और हम किसी को भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। तो जो अभी हुआ है इसमें जहां तक हम देखेंगे, एक तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो शिखर नेतृत्व है, दोनों की जवाबदेही बनती है। लेकिन इसमें मैं ज्यादा दोष आम आदमी पार्टी को दूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को देने के लिए ज्यादा था, खोने के लिए भी ज्यादा था। कांग्रेस को न देने के लिए कुछ ज्यादा था, न खोने के लिए कुछ ज्यादा था। जब आप कांग्रेस के एक बड़े नेता और उसकी माँ और उसके बहनोई को आरोपित करेंगे, भ्रष्टाचारी बताएंगे, तब आपसे जो दूसरा पक्ष है वो क्या बर्ताव करेगा? वो भी आपको अपना दुश्मन मानेगा और दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। इस तरह की व्यवहारिक राजनीति कांग्रेस की तरफ से हुई है और अभी एक सूची घूम रही है कि 10 सीटें जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पराजित हुए, वो जो अंतर उसका है, वो जो वोट कांग्रेस को मिला उसके बराबर का अंतर है, नई दिल्ली सीट समेत। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी का 25-27 साल के बाद जीतना, उनकी तमाम नीतिगत असफलताओं के बावजूद उनका बहुमत में आना, उनका सरकार बनाना, उनके अहंकार को पुष्ट करेगा। और जो हरियाणा में किया उन्होंने, जो महाराष्ट्र में किया, उसका उनको एक तरह से पुरस्कार मिल गया। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वोट का फासला कुल 3% का है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि इस समय जो मतदाता है वो दोनों बातें चाहता है। एक तरफ तो जो सरकार की तरफ से यानी आम आदमी पार्टी के 10 साल के राज में गरीबों के लिए पानी, बिजली, पढ़ाई और दवाई का इंतजाम हुआ, उसमें बाधा मत डालना। और इन्होंने वादा किया है भारतीय जनता पार्टी ने जो कल्याणकारी कार्य थे उसको नहीं रोकेंगे। दूसरी तरफ ये भी दिल्ली की सरकार को संदेश दिया है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हमारे भाग्य विधाता हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार के निधन अधीन है, तो जिस पार्टी का केंद्रीय सरकार प्रशासन है उसी पार्टी को हम दिल्ली की भी चाबी सौंपते हैं। अब दिल्ली की हवा ठीक करो, दिल्ली का पानी ठीक करो, दिल्ली का कूड़ा ठीक करो, दिल्ली का यातायात ठीक करो और दिल्ली का माहौल ठीक करो। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वो उत्सव मना लें, उनको हक है, चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने पर तो उत्सव मनाने का बनता ही है। लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां उसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि दिल्ली में जो जो वो नहीं कर पाएंगे उसका पूरे देश में चर्चा होगा। अभी गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन गुजरात मॉडल तो ठीक है, पीछे की कहानी हो गई। दिल्ली में जो आपने वादे किए हैं वो नहीं करिएगा तो बिहार में सूद सहित जनता आपसे हिसाब करेगी। शुक्रिया आनंद जी। मैं इस बात को अलग-अलग टुकड़ों में लेके बाद में आऊँगा। क्या कारण रहे और ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन ना होने का कारक कितना महत्वपूर्ण रहा, क्या हुआ, इस पे ज़रूर आऊँगा। और जो आपने आगे की तस्वीर दिखाई कि आगे बिहार में क्या होगा और पंजाब में क्या होगा, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। लेकिन पहले मैं प्रोफ़ेसर अजीत झा से भी पहली टिप्पणी उनकी लेना चाह रहा था कि पहली प्रतिक्रिया हमारी क्या है इस पे? आ, ये तो जाहिर है कि आम आदमी चुनाव हारी है और बीजेपी चुनाव जीती है। लेकिन जो 2014 से एक प्रचार चल रहा है वो ये है कि बीजेपी जब भी चुनाव जीतती है तो अपनी जीत को वो एक सुनामी की तरह, एक महाजनादेश की तरह पेश करती है
और जिन चुनावों को वो हारती है उसका या तो जिक्र नहीं करती या उसको काफी हद तक उसकी चर्चा को दबा देती है। तो जैसा आपने कहा, ये चुनाव में 3.5% वोटों का अंतर है और ये 3.5% वोटों का जो अंतर है इसमें भी कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है। 2015 और 2020 की तुलना में कांग्रेस बहुत मजबूती से, उसकी तुलना में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है और इसका नतीजा है कि जैसा अभी आनंद जी कह रहे थे कि 13 सीटें ऐसी हैं जहां, और वो सीटें ऐसी हैं, वो 13 की 13 सीटें जहां पर कांग्रेस इतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती तो वो ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते थे। और एक सीट ऐसी है जहां कांग्रेस नंबर 2 पे है। तो ये 3.5% वोटों का भी जो अंतर है उसमें कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है। तो भाजपा की जीत जितना सीटों में दिखती है, जनादेश में वो उतनी बड़ी जीत नहीं है। ये बात हमको समझनी चाहिए। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी का जो जो जीत थी 2015 में और 2020 में, वो बहुत बड़ी जीत थी और उस जीत से नीचे आना, 12-13% नीचे आना, उस मायने में ये आम आदमी पार्टी की बड़ी हार है और उसके बारे में जरूर आम आदमी पार्टी को भी समझने की जरूरत होगी और जो लोग राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, उनको भी इसका विश्लेषण करने की जरूरत होगी। तो मैं पहला सूत्र ये निकालता हूं कि ये बीजेपी की बड़ी जीत नहीं, आम आदमी पार्टी की बड़ी हार है उनकी पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए। दिल्ली में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट यदि मिला दिया जाए तो लगभग 50% बनता है और बीजेपी और उसके सहयोगियों का वोट मिला दिया जाए तो लगभग 47.5% बनता है। मतलब कि अगर स्थिति दूसरी होती, हालांकि इस पे बाद में मैं पूछूंगा कि क्या इन दोनों के वोट वास्तव में मिल सकते थे, किस तरह का वोट था और कितना तरजीह हमें इसे देनी चाहिए। ये जो आम आदमी पार्टी की जो बड़ी हार हुई, इसके पीछे किन किन कारकों को हम मानते हैं? जैसा हिंदुस्तान में आमतौर पे होता है, जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं तो जो हारी हुई पार्टी ने जो कुछ भी किया उसका दोष माना जाता है। आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, अरविंद केजरीवाल जेल में जाने से पहले मुख्यमंत्री अपना पद क्यों नहीं छोड़ के गए, उनका शीश महल था, उनका करप्शन था, उनका रेवड़ी बांटते थे, इसके कारण हुआ, इत्यादि ये सब जो थे बातें गिनाई जा रही। आनंद जी, आपने इस पूरे सफर को देखा है, इस पे नजर रखी है। ये जो आम आदमी पार्टी का सफर जहां से शुरू हुआ और आज जहां पहुंचा है, उसमें क्या वो अंश हैं, क्या वो कारक हैं जो आपको लगता है आज उन्हें यहां तक लेके आए? देखिए, जो सबसे बड़ा आकर्षण था आम आदमी पार्टी का और उसके नायक अरविंद केजरीवाल का, और उनके साथ जो लोग काम करते थे, अब तो चर्चा खाली अरविंद केजरीवाल की होती, लेकिन मैं समझता हूं कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी मर्लेना, पंकज गुप्ता, कई लोग थे और उन सब लोगों ने मिलकर के एक छवि बनाई थी कि ये ऐसे लोग हैं जो पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हैं, जो कुछ आदर्शों के प्रति समर्पित हैं, कुछ जोखिम उठा करके सामने आए हैं और बदलाव की, विकल्प की राजनीति लाना चाहते हैं। और उसमें अन्ना हजारे का संत जैसा एक चेहरा और चरित्र और उनका किरदार, और उसमें आप सब लोगों की सूझबूझ, वो सब तो रहा नहीं। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी, न खाता न बही, जो अरविंद जी कहे वही सही, ऐसा करके उन्होंने इसको एक व्यक्तिगत करिश्मा के आधार पर खड़ा एक मंच बना दिया। चुनाव में व्यक्तिगत करिश्मा का भी काम रहता है और चूंकि सरकार इनके पास रही तो एक उसका अपना एक जोड़ने का तत्व भी हो जाता है, सत्ता सबसे ज्यादा जोड़ लेती है। लेकिन नंबर एक तो यही हुआ कि चमक खत्म हो गई और जैसे होली के हुड़दंग में सभी रंग बिरंगे दिखते हैं,
मैले कुचैले दिखते हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और भाजपा जैसी ही दिखी। न सच और झूठ का फासला रहा, न वादों पर यकीन रहा और न वादों के प्रति कोई प्रतिबद्धता रही। चुनाव के समय कुछ कह दिया फिर भूल गए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आम आदमी पार्टी एक अनाथालय बन गई। जिस तरह से उन्होंने अन्य दलों के लोगों को बुलाया, उनको टिकट दिया और तथाकथित सर्वे के नाम पर अपने प्रामाणिक और विश्वसनीय लोगों को हटाया, और जिसमें जो सबसे दुर्घटना का चरित्र दिखाई पड़ने वाली घटना बनी, स्वाति मालीवाल जो उनकी दाहिने हाथ थी, महिला आयोग की अध्यक्षा थी, राज्यसभा की सदस्य थी, अपने घर में उन पर हमला हुआ और स्वाति मालीवाल ने पूरे चुनाव में साजिया इल्मी और स्वाति मालीवाल दो चेहरा ऐसा आया जिसने कि इनके दल के अंदर जो गिरावट आई है, एक तरह की अमर्यादा अराजकता आई है, उसको सामने रखा। तीसरा, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपनी असफलताओं को स्वीकार तो किया कि सड़कों में गड्ढा है, यमुना का प्रदूषण दूर नहीं हुआ और हम पर्यावरण प्रदूषण पर ज्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने इसका सारा दोष लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार पर मढ़ा। तो मतदाताओं के एक छोटे हिस्से ने कहा कि अगर तुम्हारी असफलता का कारण केंद्र सरकार है तो हम उन्हीं को जिम्मा सौंप देते हैं, फिर तुमको किस काम के लिए रखेंगे? तुम तो 10 साल में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए और तुम कहते हो बड़ी अड़चन है, तो जो अड़चन है उसी को हम दूर कर देते हैं। तो दिल्ली के मतदाता ने बड़ी सजगता के साथ न उनको खारिज किया है और न इनको कबूल किया है, बल्कि दोनों को प्रोबेशन पर रखा है। यानी इनको अपनी तरफ से जो चुनाव में वादे किए थे उसको पूरा करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हार का एक तीसरा कारण यह था कि जो आम जीवन है, आम लोगों का जीवन है, उसके बारे में इनकी लापरवाही है और उसमें जैसे कहें कि आग में घी डालने का काम शीश महल जैसी घटनाओं ने किया कि आम लोगों की हालत इतनी खराब और आप अपना एक नया अवतार दिखा रहे हैं हम लोगों को। हम इसको नहीं पसंद करते। अजीत भाई, जब आनंद जी ने जो बात रेखांकित की, आम आदमी पार्टी का जो पतन हुआ, जहां से शुरू हुई थी, और हम लोग तो एक समय पे गवाह रहे उस सब चीजों की जो घटनाएं हुई थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि उन चीजों से प्रभावित हुए बिना अब हम बैठ के मूल्यांकन कर रहे हैं। तो जब मैं बात करता हूं इस तरह के पतन की, तो लोग अक्सर कहते हैं भैया ये तो सब 2015-16 में हो चुका था। उसके बाद भी देखो उन्होंने चुनाव जीते, 2020 का चुनाव कितने गजब तरीके से जीता। तो 2020 के बाद ऐसा क्या-क्या हुआ? कुछ पे आनंद जी ने भी इशारा किया है, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी यहाँ पे पहुंची है। क्या चीज लगी? क्योंकि जो 15% वोटर शिफ्ट हो जाते, उनमें से आधे ही क्यों हुए? और कुछ हद तक वो हुए जो कि अपेक्षाकृत, जिसे दिल्ली में मध्यम वर्ग कह दिया जाता है, यानी कि दिल्ली का जो ऊपरी तबका है, उस तरह के लोग हुए, वो क्यों? पहली बात तो ये कि 2015 का जो चुनाव था, जो आम आदमी पार्टी ने जीता, वो एक किस्म की क्रांति थी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितनी उनको सीटें मिली, जितना वोट मिला, हर तबके से वोट मिला, तो उसको तो बिल्कुल एक अभूतपूर्व किस्म की राजनीतिक घटना थी और उसमें बहुत उम्मीद थी सभी लोगों को। और व्यक्तिगत बात नहीं है, पर जब वो ये आग्रह कर रहे थे कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को हटना ही पड़ेगा, और आनंद जी और मैं कई आम आदमी पार्टी के उस समय एस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर से उनसे बात कर रहे थे, तो उनसे बार बार मैंने कहा कि देखिए, इनके रहने से आपको तकलीफ होगी, ये बात तो बिल्कुल सही है, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, लेकिन इनको हटाने से जो आम आदमी पार्टी जो एक राजनीतिक आंदोलन है, वो राजनीतिक आंदोलन के तौर पे कायम नहीं रह पाएगा और आपको पूरी तरह से सरकार की परफॉर्मेंस पे निर्भर करना पड़ेगा। तो एक तो 2015 में ही पार्टी खत्म हो गई, आंदोलन खत्म हो गया और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की पूरी निर्भरता सरकार के ऊपर हो गई। और 2015 से 20 के बीच में उन्होंने जरूर कुछ ऐसे काम किए
जिसकी अपेक्षा दिल्ली का कम से कम, जिसको अंडर क्लास कहते हैं, नीचे के 40-50% तबके को दिल्ली के सरकारों से उस किस्म की कभी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस इलीगल है, गैर कानूनी है। लगातार जो सरकारें रही भाजपा की और कांग्रेस की, उन्होंने दिल्ली की बड़ी आबादी के अस्तित्व को लीगल नहीं बनने दिया। उनका रहने की जगह, झुग्गी जैसी जगह भी इलीगल थी। उनका रेरी पटली लगाना, उनका काम धंधा, ये सब इलीगल था। और उन तबकों के लिए आम आदमी पार्टी ने काफी काम किया। केवल बिजली पानी की बात नहीं है। बिजली पानी के अलावा भी बहुत सारी गरीब बस्तियों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, पहले से ज्यादा हुआ। और स्कूल और हॉस्पिटल और मेडिसिन और मोहल्ला क्लिनिक, ये कितना काम हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है। पर सरकार इनके बारे में बात कर रही है, लगातार बात कर रही है, इसको राजनीति का सवाल बना रही है। ये आम आदमी पार्टी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, जिससे नीचे का तबका उनके साथ जुड़ा। और जो मध्यम वर्ग भी था, उन्हें लगा कि ये सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। जिनके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, वो कितने भी अच्छे हो जाएं, उन लोगों ने भी इसको देखा, इसकी तारीफ की, और उन्हें लगा कि बेहतर प्रशासक, संवेदनशील सरकार दिल्ली को मिल रही है, ये दिल्ली की तरक्की का काम करेगी। इसलिए 1920 में भी उनको बहुत बड़ी सफलता मिली, बावजूद इसके कि लोकसभा में लगातार वो मोदी को वोट दे रहे थे। जी। पर 1920 ये जो 2020 2020 के बाद जो सरकार चली, वो जो एक चलन चला है देश में, ये केवल अरविंद के साथ नहीं हो रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हो रहा है, ये कई मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है कि जब वो दूसरे टर्म में आते हैं इलेक्शन जीत करके, तो उनको एक मेगलोमोनिया के वो शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनमें इतना करिश्मा है कि लोग उन पर मुग्ध हैं, और वो जिसको फीडबैक लूप कहते हैं, वो उनका बिल्कुल बंद हो जाता है। तो अपने जाल में इस ढंग से उलझ जाते हैं, इतनी आत्ममुग्धता इतनी ज्यादा आ जाती है कि आगे क्या हो रहा है, आगे कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर नजर नहीं रहती है। और एक ही बात, एक ही भाषा, एक ही बहाना, एक ही किस्म की आलोचना जब आप बार बार करने लगते हैं, तो जी। विश्वसनीयता कम होने लगती है। और हम्म। शीश महल जैसी घटनाओं का अपने आप में शायद वोट में महत्व नहीं होता है, पर जिस स्थिति में, जिस पृष्ठभूमि में आप राजनीति में आए, जिस किस्म के वादे करके आप राजनीति में आए, उसके बाद शीश महल जैसी चीज कोई हो रही है। शराब घोटाला कितना हुआ नहीं हुआ वो कोर्ट में तय होगा, उसकी सजा कोर्ट में तय होगी। पर शराब जैसे मामले में सरकार इतनी उलझी हुई है, शराब इतना बड़ा सवाल है सरकार की नीति का। इन सब चीजों ने मिलकर के आम आदमी पार्टी को काफी कमजोर किया, लोगों के मन में काफी शक पैदा हुआ। और चीफ मिनिस्टर से लेके एमएलए तक जो लाइफस्टाइल का सवाल है, और जो आनंद जी ने कहा कि हर जगह से हर तरह के लोगों को आप पार्टी में ले रहे हैं, जिसको लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके पास कुछ पैसा है, उनके पास कुछ जाति का आधार है। जब आपको इतना व्यापक जन समर्थन मिला है, तो उस जन समर्थन से राजनीति करने की बजाय आप उस जन समर्थन को वापस उसी राजनीति में ले जा रहे हैं जिस राजनीति से निजात पाने के लिए लोगों ने आपको वोट दिया है। जी। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो। जी। अ, और
आम आदमी पार्टी के पास ये सुविधा नहीं थी जो कि बीजेपी के पास है, कि आप सब कुछ करते जाइए और टीवी पे दिखाया नहीं जाएगा। टीवी चैनल आपके लिए कवर अप का काम करेंगे, वो काम करेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह का टीवी चैनल तो इसको खुल के दिखाएंगे, बीजेपी की तरफ से प्रचार करेंगे, तो वो सुविधा नहीं है कि आपके लिए कोई और आके कवर अप करेगा। आपकी चीजें बिल्कुल आएंगी बिल्कुल और बिल्कुल आप अगर बिल्कुल। ये सारी दुनिया पे उंगली उठा के चोर चोर बताते हुए आप कहते हैं, तो उसके बाद आपकी जांच तो होगी भाई, आपकी जांच को तो लोग छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा कि हम ना गाड़ी लेंगे, ना पुलिस लेंगे, सिक्योरिटी लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और उसके बाद आपका बंगला शानदार है, चाहे शीश महल हो ना हो, वो गोल्डन चीजें हो या ना हो, लेकिन ये वो तो नहीं है जो वादा करके आप आए थे। इतना तो जनता को पता लग जाता है। और उसी तो ये एक दूसरा सूत्र है कि आम आदमी पार्टी वो तो शुरू में ही नहीं रही जो उसने कहा, जो आनंद जी ने कहानी बताई, हम सब उसके गवाह। वो जो वैकल्पिक राजनीति का सपना, राजनीति को बदलने की जो बात थी, वो तो 2015-16 तक आते आते दफन हो गई। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने पहले टेन्योर में एक बहुत बड़ा काम उठाया, वो था दिल्ली के लोगों को कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का, जो कि दिल्ली के अनऑथराइज्ड लोगों को नहीं मिला करती थी। लेकिन दूसरा राज आते आते उनको इसका इनाम तो मिल चुका था, लेकिन उसके बाद कुछ करने को नहीं था, और करने के थे तो बहाने थे, और वो बहाना भी एमसीडी की चुनाव जीतने के बाद खत्म हो गया कि भैया आप तो अब आपको दिखाना पड़ेगा क्या काम। तो ये सब चीजें मिलके वो परिस्थिति बनाती हैं जिससे परिणाम आता है। अ, दो एक चीज और मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं, आनंद जी, आप इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करने वाले सबसे बड़े आंदोलन को नेतृत्व भी दे रहे हैं। ये जो सांप्रदायिकता के सवाल पर आम आदमी पार्टी ने जो नीति अपनाई, क्योंकि उनका कहना था खुल के कि भाई आपको बीजेपी ने जो चौखटा बांधा है इसके अंदर ही काम करना पड़ेगा, और हम तो बीजेपी अगर हिंदू है तो हम उससे ज्यादा हिंदू बनने की कोशिश करेंगे। बीजेपी अगर दंगे पे कुछ कर रही है तो हम आंख मूंद के बैठे रहेंगे, बुलडोजर चल रहा है तो हम चुप रहेंगे, और रोहिंग्या के सवाल पे हम बीजेपी से कंपटीशन करेंगे कि तुम ज्यादा एंटी मुसलमान कि हम ज्यादा एंटी मुसलमान, ये सब करते थे। और आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछते थे तो वो कहते थे कि ये उनकी रणनीति है, कोई गलती नहीं है, ये रणनीति थी उनकी कि भाई देखो अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो आप इसी तरह से कर सकते हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज का एक जो बड़ा सबक है वो ये है कि बीजेपी के पिछलग्गू बन के, बीजेपी की विचारधारा में कैद होके आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते? निश्चित तौर पर देखिए, जैसे इस समय का जो संसदीय लोकतंत्र है, जो 3 शक्तियों द्वारा प्रदूषित हो रहा है, मनी पावर, मीडिया पावर, मसल पावर, तो उससे जीतने के लिए आप ज्यादा मनी पावर, ज्यादा मसल पावर, ज्यादा मीडिया पावर इकट्ठा करें, ये आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ताकतों के मदद से भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों को एक वैज्ञानिक सूत्र बना लिया है। वैसे ही सांप्रदायिकता का सवाल है। भारत में या तो सांप्रदायिकता का रास्ता बनेगा या सांप्रदायिक सद्भाव का रास्ता बनेगा। सांप्रदायिकता के रास्ते पर चल के जिन्ना सावरकर के दबाव और प्रभाव से हम एक बड़ा भयंकर त्रासदी का अनुभव कर चुके हैं, भारत का बंटवारा, जिसमें 1,40,00,000 लोग विस्थापित हुए, 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। आज उसी रास्ते पर ले चलने की पूरी कोशिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही। उससे ज्यादा तेज रफ्तार से आप नहीं चल सकते। आप 1.5 सूबों की सरकार चला रही पार्टी है, वो 16-17 सूबों में सरकार चला रहे हैं और केंद्र पर उनका 10 साल से कब्जा है। तो आप उनका विकल्प बन सकते हैं। विकल्प वैसे ही जैसे अंधेरे को अंधेरा नहीं बढ़ा सकता, अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता, अंधेरे को काटने के लिए रोशनी चाहिए। एक छोटी मोमबत्ती भी अंधेरे का मुकाबला करने के लिए काफी है। आम आदमी पार्टी सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर ले चलने की वही एक छोटी मोमबत्ती थी। दिल्ली में दंगा हुआ, हम आप गए, हम आप कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे खड़े होने से वहां एक राहत का, मलहम का काम हुआ। आप तो मुख्यमंत्री थे, आपके पास तो एमएलए की फौज थी, आप और कोई रास्ता नहीं समझ में आता तो गांधी का रास्ता पकड़ लेते। गांधी के पास सेना नहीं थे, गुंडे नहीं थे, हथियार नहीं थे, लेकिन गांधी के पास आत्मबल था। वो अनशन पर बैठ गए, और जब वो भूखे बैठ गए तो गुंडों पर लोगों का धिक्कार बरसने लगा। आपके पास कई विकल्प थे,
और आज भी कई विकल्प थे, चुनाव दंगों के बाद उसकी जांच कराना, दोषी लोगों को दंडित करना। आपने हिंदुत्व की जो राजनीति कर रहे लोग हैं उनके साथ ही मिल करके गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। तो गांधी से जो इनका रिश्ता है अवसरवाद का, उसने इनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। सांप्रदायिकता से मुसलमान वोट का ही मामला नहीं, हिंदू मध्यम वर्ग का भी मामला है। कौन हिंदू ऐसा होगा जो नफरत को, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए राजनीति करने वालों की मदद करना चाहेगा? बहुत मजबूरी में होगा। वैसे ही कौन मुसलमान होगा जो पाकिस्तान के दुखद अनुभव के बाद अभी भी अलगाववाद की भाषा बोलेगा? वो सब इंसान है, वो सब हिंदुस्तानी है, भारतीय है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीयता पर कोई गर्व नहीं है। और जो सांप्रदायिकता का अनुभव दिल्ली का हुआ, उसमें इन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया, इनका मानना यह है कि ये मुसलमान जाएंगे कहाँ, ये भाजपा को तो वोट देंगे नहीं, कांग्रेस में कोई गतिविधि नहीं है, कोई जान नहीं है, तो हम ही तो इनके विकल्प हैं। तो जो मजबूर है उसकी मजबूरी का फायदा उठाओ। ये राजनीति बड़ी खतरनाक राजनीति है। ये फासिज्म की राजनीति का, ये फासिज्म तो एक बड़ा टेढ़ा शब्द है, इसको कहिए कि ये जन विरोधी राजनीति। आप जनता को सशक्त करिए और तब खुद ताकत बनाइए, ये वैकल्पिक राजनीति है। लेकिन आप जनता को कमजोर करके सत्ता में थे, और ये राजनीति लोगों को पसंद नहीं। खाली मुसलमानों को पसंद नहीं है ऐसा नहीं, हिंदुओं को नहीं पसंद आई, औरतों को नहीं पसंद आई, नौजवानों को नहीं पसंद आई, और उसमें ये 5-6-7% वोट घट गए। अजीत जी, मैं जानता हूं आनंद जी को भी जल्दी जाना है, एक और जगह कमिटमेंट आपका है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछ के फिर मैं आनंद जी से पूछूंगा कि इसके कुल मिला के हमारे लिए सबक क्या है, आगे की दिशा क्या है। इसके बीच हमारे दूसरे साथी भी जुड़ेंगे आनंद जी के का काम होने के बाद। लेकिन अजीत जी, एक क्विक सवाल आपसे। आपने कहा कांग्रेस के साथ समझौता न होने का क्या असर हुआ? अब ये बात जरूर है, कागज पे आप जोड़ लीजिए तो आपको 13 सीट नजर आएंगी, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ दिया जाए तो वो बीजेपी से ज्यादा है। लेकिन क्या अगर वो चुनाव से 3 हफ्ता पहले मान लीजिए समझौता कर लेते, तो क्या ये जो वोट कांग्रेस को मिला, क्या कांग्रेस उस वोट को आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर कर सकती थी? अगर 6 महीना पहले मिलके काम करते तो बिल्कुल तस्वीर अलग होती। लेकिन हकीकत ये है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जमीनी स्तर पे मिलके काम नहीं किया दिल्ली, जिससे हालत खराब। और बिना मिले 3 हफ्ता पहले अगर वो घोषणा कर देते, क्या उस मतलब क्या ये बहुत बड़ा कारक है चुनाव में? कितना बड़ा कारक है? पहली बात तो जो आनंद जी ने जहां बात को छोड़ा, एक तो आम आदमी पार्टी और पूरे विपक्ष को इस नर्वसनेस से निकलना चाहिए और विचारहीनता से निकलना चाहिए कि चूंकि भाजपा सांप्रदायिक है और वो सत्ता में है, इसलिए उसको जो मत दे रहा है वो भी सांप्रदायिक है। ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी और गलतफहमी है। हिंदुओं का अपार बहुमत सांप्रदायिक नहीं है, और जो हिस्सा सांप्रदायिकता के चपेट में भी एक छोटा सा हिस्सा, वो भी स्थायी तौर पर सांप्रदायिक नहीं है। ये समझ होना बहुत जरूरी है। पर ये समझ आपको तभी हो सकती है जब आपकी कुछ प्रतिबद्धता भी हो। अगर आपकी कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी तो आपकी ये समझ भी नहीं होगी। और इसलिए आप तो जानते हैं 2012-13 से हम कोशिश कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी का कोई नीति दस्तावेज हो, लेकिन हर बार अरविंद ने उसको किसी न किसी बहाने से रोका। एक बार तो शिविर किया गया इस काम के लिए 5 दिन का, पर उसमें भी दस्तावेज बनने नहीं दिया, क्योंकि वो यही कहते थे कि भाई चुनाव के हिसाब से हमको जब जो पोजीशन लेना होगा तब हम पोजीशन लेंगे। वो कभी कभी फायदा पहुंचा सकती है, पर आमतौर पर वो केवल नुकसान ही पहुंचाएगी, वो फायदा नहीं पहुंचा सकती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जहां तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का सवाल है, जब इस चुनाव के नतीजों को मैं देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि केवल नतीजों के हिसाब से तो अगर 1 महीना 2 महीना पहले भी गठबंधन हो जाता
तो नतीजे पे बहुत फर्क आ सकता था। लेकिन ये सबक सारे देश के लिए नहीं है। ये दिल्ली के इस इलेक्शन के नतीजों के विशिष्ट संदर्भ में इसका नतीजा सकारात्मक हो सकता था, लेकिन बाकी देश में जो विपक्ष के लिए सबक है वो ये है कि केमिस्ट्री चाहिए, अर्थमेटिक्स से विपक्ष नहीं हरा पाएगा। एक ये बात। दूसरी बात, लगभग हर राज्य में कोई ना कोई विपक्षी दल एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, मगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बिना जीत नहीं सकती थी ये इलेक्शन। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, डोमिनेंट पार्टियां हैं, और जहां कांग्रेस भी डोमिनेंट पार्टी है जिस स्टेट में, वहां भी अगर गठबंधन नहीं बनाएंगे, और गठबंधन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ भी, और गठबंधन उन सामाजिक समूहों के साथ भी जो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे संगठित नहीं है, अगर उसकी केमिस्ट्री नहीं बनेगी, अगर केवल अर्थमेटिक से काम करेंगे और कहेंगे हमारा वोट 30% है, तुम्हारा 3% है, तो हम सीटों का बंटवारा उसी हिसाब से करेंगे, तो उसका नतीजा बहुत ही खतरनाक आएगा विपक्ष के लिए। तो विपक्ष जी को अगर केमिस्ट्री बनानी है तो इस चीज से निकलना पड़ेगा, जीतने के लिए किस किस्म का समीकरण चाहिए, किस किस्म का बंटवारा चाहिए, जीतने के लिए किस किस्म की राजनीति चाहिए, सड़क पर भी और विचारों की भी। जी इसके बारे में अगर एक समझ नहीं बनाएंगे और मजबूती से जो देश हित के सवाल है उस पे खड़े नहीं रहेंगे, तो केवल गठबंधन से वो भाजपा को नहीं हरा पाएंगे, इसमें कोई शक की बात आनंद जी, मैं जानता हूं आपको एक दूसरे प्रोग्राम में आपका इंतजार हो रहा है इस वक्त। तो बस एक टिप्पणी आपसे कि आगे की क्या दिशा, केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, इसके क्या सबक हैं, आगे क्या करना चाहिए? आपने शुरू में कुछ इशारा भी किया। आज के इस नतीजे के विपक्ष की राजनीति के लिए, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, हम सब, उन सब के लिए क्या सबक है आगे के लिए? और फिर मैं अजीत जी और अभी राजीव भाई भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे पूछूंगा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य और देश की राजनीति के भविष्य पे हम कैसे सोचें। इस समय तो आम आदमी पार्टी अगर समीक्षा कर रही होगी और करेगी, तो वहां हो रहा होगा कि रिपेयर कैसे किया जाए, और उसमें सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पर कम होगा, कांग्रेस पर होगा और भारतीय जनता पार्टी पर होगा। क्योंकि कांग्रेस अपने नजदीक है, निकट का मित्र ही आलोचना का शिकार बनेगा, तो वो कांग्रेस के बारे में तमाम तरह की बातें करेंगे, और उनको अपनी पंजाब की सरकार बचाने की बेचैनी होगी, तो वो कांग्रेस से कुछ सौदेबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन ये खाली पार्टी की बात नहीं, असल बात है वैकल्पिक राजनीति की, जिसको जनता से जोड़ने के पैमाने पर, कसौटी पर ही हम जांच सकते हैं। जैसे श्री राहुल गांधी ने तमाम तरह का ट्विटर, फेसबुक, ईमेल, व्हाट्सएप करने के बाद थक करके जनता से जुड़ने का तय किया। 6 महीना वो घूमते रहे, और घूमने में उन्होंने आत्म समीक्षा भी की और आत्म संवर्धन भी किया। उनके बहाने कांग्रेस पार्टी की भी छवि बदली। कह रही है तो पैदल चलने वाले लोग वापस आ गए, गांधी वाले लोग आ गए, नमक सत्याग्रह वाले लोग आ गए, जवाहरलाल का नाती परनाती आ गया, जो एक पांव रेल में एक पांव जेल में की राजनीति करते थे। तो कांग्रेस को भी सुधरने के लिए कुछ, अभी उनका अनुभव सकारात्मक रहा, उनकी सीटें 2 गुना हो गई। असल मामला योगेंद्र जी है कि 7 खंबे हैं जिन पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। 4 खंभों की चर्चा तो किताबों में भी की जाती है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में 3 और खंबे भी हैं, और उन 7 खंभों को मजबूती से जमाना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उन 7 खंभों से लगे लोगों को एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। खाली पार्टियों के बीच में सहयोग नहीं, इन 7 खंभों के लोगों का सहयोग। 4 खंभे तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया है ही है, और उन चारों के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना अच्छा। पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र चाहिए, विधायिका में ईमानदारी, और कहिए कि 1/3 लोग अपराधी हैं इस समय लोकसभा विधानसभा में, एडीआर की सूचना है।
2/3 लोग करोड़पति हैं। ये प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र बचा कहाँ है? औरतें हैं, ये 15% से भी कम है, मुसलमान है ही नहीं। तो नंबर 1 कि हमारी विधायिका का चरित्र बदलना चाहिए, इसके लिए चुनाव सुधार जरूरी है। और इस चुनाव सुधार के लिए सबको बोलना होगा। आज तो आम आदमी पार्टी खुद ही कह रही होगी कि वोट तो हमारा 3% कम हुआ और सीटें हमारी 40 चली गई। बड़ा बुरा हुआ, हमने चुनाव सुधार के बारे में चर्चा नहीं की। चलो आगे मौका मिलेगा तो करेंगे। और यही कांग्रेस को, यही अन्य दलों को, राज्य समाजवादी पार्टी को रखना चाहिए, जी। चुनाव सुधार और पार्टी सुधार। दूसरा, विधायिका के अलावा जो न्यायपालिका की बात है, बहुत चर्चा चल रही है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की। पुराने चीफ जस्टिस अपने घर पर आरती के लिए प्रधानमंत्री को बुला के पछता रहे होंगे और जस्टिस लोकुर जैसे लोग बता रहे हैं। अभी किसी ने कहा, दुष्यंत देव जी को मैं सुन रहा था, 8 करोड़ मुकदमे इंतजार कर रहे हैं न्याय का और इसमें 100-200 साल लगेगा। न्यायपालिका को सुधारना होगा। कार्यपालिका के बारे में खुला सच हो गया है कि जो अफसर है वो जी हाँ करने में ज्यादा लगा हुआ है, नियम कानून भूल चुका है, अपना करियर बनाना चाहता है, हर उचित अनुचित के साथ खड़ा रहता है। और मीडिया के बारे में गोदी मीडिया कह के रवीश कुमार ने उसको पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया। लेकिन 3 और खंभे हैं, छोटी छोटी पार्टियां। ये छोटी छोटी पार्टियां चुनाव नहीं जीतती हैं, इनका कोई वोट बैंक भी नहीं है, लेकिन ये समाज में राजनीतिकरण में, लोकतांत्रिकरण में योगदान करती हैं। उनकी जगह होनी चाहिए, उनकी गुंजाइश, उनका ध्यान होना चाहिए। इसी तरह से ये जो ज्ञान केंद्र है, शोध केंद्र और विश्वविद्यालय, ये भी लोकतांत्रिकरण के, ये ज्ञान का लोकतांत्रिकरण करते हैं, सूचना का लोकतांत्रिकरण करते हैं, हमारी क्षमता का विस्तार करते हैं। एक पढ़ी लिखी औरत, एक पढ़ा लिखा दलित, एक पढ़ा लिखा गांव का आदमी और अनपढ़, जो फासला है, ये फासला कौन पैदा करता है? विश्वविद्यालय और शोध केंद्र। और इन दोनों पर लगातार हमला हो रहा है, इनका बजट घटाया जा रहा है, इनकी स्वायत्तता खत्म की जा रही है, इनकी मर्यादा पर हमला हो रहा है। और आखिरी बात है जन संगठन, जिसको मजाक में मौजूदा प्रधानमंत्री ने झोला वाला कहा। ये झोला वाले अगर नहीं होते तो न शिक्षा का अधिकार आता, न मनरेगा आता, न सूचना का अधिकार आता, न फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता। और अभी बहुत सी लड़ाइयां जो चल रही हैं, भूख से मुक्ति का सवाल है, रोजगार का अधिकार है, ये पार्टियां तो अपने चुनाव के समीकरण की मजबूरी कारण ज्यादा नहीं कर पाती। ये छोटे जो जन संगठन है ये काम करते हैं। तो ये 7 खंभों को मजबूती से मजबूत करना, इसका आखिरी सारांश ये होगा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण को अपनी जिम्मेदारी बनाना। जैसे गांधी और नेहरू और सुभाष और भगत सिंह की पीढ़ी का प्रथम संकल्प था भारत को आजाद कराना, आज हमारी पीढ़ी का प्रथम संकल्प भाजपा हटाओ नहीं है, कांग्रेस हटाओ नहीं है, कम्युनिस्ट मिटाओ नहीं है, भारत के लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान को मजबूत करो। अगर हमने राष्ट्रीयता को वापस इनके हाथ से नहीं लिया तो देश के ठेकेदार तो ये बन गए हैं, और जब देश की ठेकेदारी इनकी है तो हम कौन है? हम खाली आलोचक हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम भारत विरोधी ताकतों के प्रवक्ता हैं। ये छवि जब तक बनी रहेगी, हमारा एक फासला बना रहेगा। हमारी छवि देशभक्तों की होनी चाहिए। देशभक्त में गांधी से बड़ा कोई नहीं, नेहरू, सुभाष, पटेल, जगजीवन राम, मौलाना आजाद, नरेंद्र देव, जयप्रकाश लोहिया से बड़ा कोई नहीं। उस पूरी विरासत को वापस लीजिए। जो पैदल चल रहे थे उसमें और चुनाव में अनुपात रखिए। खाली चुनाव में फंसे रहेंगे तो ये तो माया नगरी है, जहां जल दिखाई पड़ता है वहां थल है, और जहां थल का आप सोचते हैं वहां जल है। ये तो बड़े बड़े जानकार नहीं समझ पाते हैं आप किस खेत की मूली है। इसलिए चुनाव का जो महत्व है वो तो है ही है, लेकिन चुनाव रुपए में 10%, 90% तो जनशक्ति निर्माण है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपने एक विशद फलक पे इस सारी बात को रख के समेटा और हम सबको एक व्यापक राष्ट्र की तस्वीर दिखाई दी। मैं देख रहा हूँ हमारे साथ भाई राजीव गोदारा जी भी जुड़ गए हैं। राजीव गोदारा चंडीगढ़ में हैं। आप भी आम आदमी पार्टी के दौर में रहे, हरियाणा के इंचार्ज रहे, वकील भी हैं, देश के तमाम जन आंदोलनों के मित्र भी हैं और चिंतक विचारक हैं, टिप्पणीकार हैं। 2 विशेष कारणों से आपके पास आया राजीव भाई मैं। एक तो इसलिए कि आप पंजाब की खबर रखते हैं और सब लोगों के मन में सवाल रहता है कि अच्छा अब इसके बाद क्या? पंजाब में क्या होगा? लेकिन दूसरा, कुल मिला के आम आदमी पार्टी पर क्या इसका असर होगा? इसके बारे में तमाम तरह की कवायद चल रही है। और मैं सुबह से कह रहा हूं कि देखिए, अगर आप खाली चुनाव के आंकड़े देखें तब ऐसा कुछ नहीं है इस चुनाव में जिसके कारण आम आदमी पार्टी को कोई बहुत बड़ा खतरा हो। 2 बार आप चुनाव जीते, बहुत बड़े वोट से जीते।
एक बार हार गए, कोई बात नहीं, चलता रहता है तो पार्टियों के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी पे इसका गहरा असर हो सकता है। एक, क्योंकि पूरी पार्टी केवल दिल्ली पर आधारित है। राज पंजाब में है लेकिन होता दिल्ली दरबार से। दूसरा, सब कुछ चुनाव केंद्रित है। ये बात आनंद जी ने भी पहले कही कि राजनीति में आंदोलन को छोड़ के केवल चुनाव इस वक्त हो रहा है, तो चुनाव केंद्रित है। और तीसरा, पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति पर केंद्रित है। अब इसका दोष केवल आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहिए, इस देश की 90% पार्टियों की यही स्थिति है कि एक व्यक्ति पे केंद्रित है। मगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल का खुद हारना, दिल्ली में सत्ता का जाना और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हमले होंगे। ऐसा तो नहीं है कि केवल चुनावी हार के बाद मामला रुक जाएगा। जैसा हमने दूसरे राज्यों में भी देखा है और खास तौर पे आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि कहीं न कहीं ये मोदी की आँख की किरकिरी थी। तो क्या उसे खत्म करने की कोशिश होगी? ईडी, सीबीआई तमाम तरह के खेल हमने देखे हैं और वो पार्टी जिसमें से एक आदर्शवादी कार्यकर्ता और नेता दोनों ही निकल चुके हैं, जो कि ऐसे संकट के समय पे खड़े रह सकते हैं। वहां आप इस पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? दिल्ली में और थोड़ा-सा पंजाब पर भी प्रकाश डालिएगा। नहीं, अभी आपका म्यूट है राजीव जी, म्यूट है शायद आपका। जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी। आम आदमी पार्टी जिस सीढ़ी से चढ़कर सत्ता तक आई और पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी ने जैसे जिक्र आप लोगों ने पहले किया, वो सत्ता में पहुंचते ही उस सीढ़ी को तो गिरा दिया था। वो सीढ़ी थी ईमानदारी की, आम आदमी की बात करने वाली, किसी सिद्धांत की राजनीति करने वाली, बेहतर राजनीति करने वाली, उसको तो गिरा दिया था। और फिर ये भी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी बहस से चलाई और बहुत ही विधिवत तरीके से चलाई, बहुत स्ट्रांगली उसके बारे में कहा गया कि भाई बिना प्रेगमेटिज्म के नहीं हो सकता। ये तो समझ में आता था, परंतु ये कहा गया प्रेगमेटिज्म ही जीत दिलाता है। ये एक लंबी बहस चली थी 2015 के आसपास। अब मुझे लगता है कि अब जो वो नारा था, और एक अरविंद केजरीवाल ने एक और बात बार बार वो कहते थे कि भी हम एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सर्विसेज देंगे लोगों को कि देश भर से लोग हमारे पास चल के आएंगे कि हमें हमारी सरकार आपकी चाहिए, लोग मांग करेंगे। तो अब दो बातें साबित हो गई। एक तो सिर्फ प्रेगमेटिज्म के सहारे राजनीति में आप लगातार जीत नहीं सकते, और दूसरा, जब तक आपका कोई नीति नहीं है, कोई विचार नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और सिर्फ फोटो कुछ लगा देंगे और उन फोटो के जो विचार हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतीक है वो फोटो जिस विचार के, उसके विपरीत काम करेंगे। ये सबका फैसला हुआ है कि वो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकते। अब अगर हम आगे की बात करें तो एक तो आपने अगर देखा हो तो भी पंजाब के कांग्रेस लीडर्स ने कह दिया है कि अब पंजाब के अंदर क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, ऐसी बातें चल पड़ी। अब मुझे उस पर बहुत विश्वास नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। परंतु एक पंजाब में यह होगा कि जो दिल्ली सेंट्रिक, दिल्ली से जो पंजाब की राजनीति को और पंजाब की सरकार को चलाने का पूरा काम हो रहा था, उस पे सवाल उठेंगे, उस पे रोक लगेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि अब वो थोड़े ताकतवर होंगे, अपनी बात को कह सकेंगे। और पंजाब में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि पंजाब में ये नैरेटिव बहुत तेजी से नुकसानदायक होता है किसी भी पार्टी के लिए कि उसकी सरकार के कामकाज दिल्ली से तय होते हैं। अगर हरियाणा हो तो शायद ये इतना बड़ा आर्गुमेंट नहीं बनता, पंजाब में बनता है। तो अब भगवंत मान जब इसको सुनते हैं रहे हैं और अब तक नहीं कर पा रहे थे, शायद अब वो बोलेंगे। फिर पंजाब में एक और बात चलती है कि भगवंत मान के बहुत करीबी मित्र रहे हैं और हैं जो राज्यसभा मेंबर है पंजाब से, पहले कांग्रेसी हुआ करते बिट्टू नामक व्यक्ति, तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मेंबर है। तो फिर अमित शाह का और पूरा बीजेपी का वो खेल किस तरह से आकार ले सकता है। परंतु भविष्य का जो आम आदमी पार्टी का आपने कहा, उसमें मुझे डामाडोल इसलिए इन कारणों से तो एक तरफ छोड़िए, बड़ा कारण ये लगता है कि जहां अवसरवाद को आपने इतनी जगह दे दी और अवसरवादी लोगों को आपने जगह दी जो पैसा दे के आएंगे, पैसा देंगे और आपकी सरकार में, आपकी पार्टी में आ जाएंगे कि आपके पास कुछ वोट है तो जीत जाएंगे, ये जो पूरी प्रक्रिया आपने चलाई, अब उसका गुब्बारा भी फूट सकता है। और जब लगेगा कि अब आपके हाथ में सत्ता नहीं है और सत्ता में उन्हें कोई रेवड़ी नहीं मिल रही है, पंजाब की बात करें
तो एक तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखता है, माइनिंग से लेकर सब जगहों पे होता है, परंतु विधायक के खिलाफ अगर आप कार्रवाई जिसको चुन लेते हैं तो आप कार्रवाई कर लेते हैं और बाकी विधायक जो मर्जी करें, परंतु एक तरफ भ्रष्टाचार कर ले विधायक, इसके अलावा कोई बात उसकी नहीं सुनी जाती। ये जो बीच का एक खेल है, इसमें मुझे लगता है कि विधायक और बाकी लोगों में भी एक पीड़ा जो है वो सामने आ सकती है। और क्योंकि अवसरवाद का मामला है और आपने किसी विचार और सिद्धांत की बात नहीं की, तो एक बड़ा खतरा दिखता है। और हरियाणा में पिछला जो चुनाव हुआ, बल्कि इससे पहले अगर जाए, जब हरियाणा में पंजाब में सरकार आई थी उसके बाद से देखें, पंजाब में सरकार आई तो बहुत एकदम हरियाणा में लगा कि बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। जैसे उन्हें लगा कि हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती तो एकदम बैठ गई आम आदमी पार्टी। तो आपके अवसरवादी चेहरों के माध्यम से जो आपकी ताकत मिलती है वो जितनी तेजी से उभरती है उतनी जल्दी बैठ भी जाती है। एक ऐसा संभावना या एक ऐसा खतरा दिख रहा है पंजाब में भी और आम आदमी पार्टी के लिए कहीं भी। जी राजीव भाई, मैं दरअसल देख रहा था कि आगे क्या उम्मीद है अलग अलग राज्यों। आपने बताया हरियाणा का उदाहरण है ना, हरियाणा में एक जमाने में लगता था कि भाई एक तरफ दिल्ली एक तरफ पंजाब, तो हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही लगा, क्योंकि पार्टी संगठन पे आधारित नहीं है, पार्टी विचार पर आधारित नहीं है, पार्टी किसी संकल्प पे आधारित नहीं है, प्रैग्मेटिज्म है, राजनीति में जो लेन देन चलता है वो वाला मामला है। तो उस लेन देन में जैसे ही लोगों को लगा कि ना भाई कुछ बात नहीं बन रही, एकदम बैठ गई पार्टी और हरियाणा चुनाव में असफल हो गई। मुझे लगता है यही कहानी कहीं ना कहीं गुजरात और उत्तराखंड में होती है, जहां पे आम आदमी पार्टी को अच्छा वोट मिल गया था। पिछली बार वोट मिला था, सीटें ज्यादा नहीं आई थी। लेकिन जो खबर मुझे आ रही है, गुजरात और उत्तराखंड दोनों में ही आम आदमी पार्टी उसको रिपीट करना की स्थिति में नहीं है, दरअसल उससे नीचे आने की ही स्थिति है। तो ले दे के बच जाता है सिर्फ और सिर्फ पंजाब। और आम आदमी पार्टी की सरकार पर निर्भरता, पैसे के लिए, दम के लिए और अब तो बिल्कुल अपने बचाव के लिए सरकार पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि सब कुछ मामला पंजाब पे आएगा। और मैं कह रहा था अपने इंटरव्यूज वगैरह में कि देखो, पंजाबी इतने धीरज वाले लोग नहीं है कि चलो 5 साल दे दिया, चलो जी एक बार फिर दे दो। पंजाब की जनता जल्दी से कान पकड़ लेती है नेताओं का और कहती है आउट, काम नहीं किया जाओ, है ना। और अब तक जो खबर आ रही है पंजाब से, वो आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत फेवरेबल है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पे, राज्य की जो आर्थिक अवस्था है उसके बारे में और तमाम जो निर्णय लिए जा रहे हैं, तो अगर वहां मतलब कई लोग तो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि नहीं पार्टी टूट सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई वैसी स्थिति बनने वाली है चुनाव से पहले। लेकिन क्या बड़े खेल होंगे अगला चुनाव आने से पहले पंजाब में बीजेपी के द्वारा, जो कि अपने आप को किसी ना किसी तरह से सिख समाज में स्वीकार करवाने के फेर में है, बीजेपी की तरफ से खेल होने के। और चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी सफल नहीं होती है, दिल्ली और पंजाब दोनों से बाहर होती है, तो कैसे टिक पाएगी वो पार्टी? ये एक सवालिया निशान इस पे लगता है। और अगर वैसा होता है तो देश की राजनीति के लिए इसके सबक है। बातचीत समाप्त करने से पहले आपकी टिप्पणी लेना चाहता था राजीव भाई, और फिर इस पे बस कुछ टिप्पणी के इसका इंडिया गठबंधन और सबके लिए जो इस वक्त देश में बीजेपी का मुकाबला करने की राजनीति है, उसके लिए क्या सबक? योगेंद्र जी, ये तो एक सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का उठना एक इस नैरेटिव पे आई थी, इस जो ये चर्चा चली कि बेहतरी के लिए, वैकल्पिक राजनीति के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी की बात सोचने वाली ऐसी पार्टी है, एक ऐसा नैरेटिव बना। अब नैरेटिव कितना सही था कितना गलत है एक तरफ छोड़ दें, पर नैरेटिव यही था। मुझे लगता है कि किसी भी जगह कोई भी पार्टी जनरली अक्सर इसी तरह के नैरेटिव के सहारे आती है। अब आम आदमी पार्टी ने बाकी चीजों के साथ साथ वो नैरेटिव खो दिया है। अब आम आदमी पार्टी के पास वो नैरेटिव नहीं है, और जब आम आदमी पार्टी के पास वो नैरेटिव नहीं है तो आम आदमी पार्टी की झोली में वोट नहीं है। और आम आदमी पार्टी पिछले समय में एक तरह से नैरेटिव और फिर कुछ ऐसे लोगों को लेकर जिनके पास वोट है जो भारतीय जनता पार्टी करती है, इस तरह चुनाव जीतते रही। अब नैरेटिव है नहीं। और पंजाब की जब आप बात करें तो अभी पंजाब में पिछले समय में चुनाव हुआ था म्युनिसिपल कमेटीज का, काउंसिल्स का। अगर उसके नतीजे देखें, उसके नतीजे देखें तो एक सच सामने आता है कि आम आदमी पार्टी वहां किस तरह से बाहर हो रही है। अमृतसर, बठिंडा, आपका फगवाड़ा, जो कितनी जगह देखिए आप गिनिए,
सब जगह किस तरह की हालत हुई। और दूसरी एक और बात सामने आती है कि जब आप हार गए, बुरी तरह से हार गए, आपके लोग नहीं जीते, इतनी माइनॉरिटी में थे, पर आपने जब चेयरमैन बनाया तो आपने सब धक्का करके अपना चेयरमैन बनाया। ये पंजाब में हर कोई जानता है। दूसरी बात आप देखिए, पंचायत का चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव में किस तरह की धांधली नहीं की गई। विधायकों ने चुनकर, जो विधायक को पैसे, ऐसे आरोप भी हैं कि विधायक को जिन्होंने पैसे दिया, विधायक ने सुनिश्चित करवाया कि वो जीत जाए। और जीत कैसे जाए? किसी दूसरे विरोध वाले का आपने नॉमिनेशन खारिज करवा दिया, किसी का कुछ करवा दिया। ये सब करके भी जीत सुनिश्चित करवाने का काम किया। और जीतने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी जो जिसको विधायक ने नहीं चाहा, जिसको आम आदमी पार्टी के लोगों ने नहीं चाहा, उसका ओथ होने में देरी हुई। इस तरह के अनेकों आरोप हैं। तो म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत के चुनाव दोनों में लोगों का रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी के हक में नहीं जाता। और दूसरा, एक बार नतीजे आने के बाद उसको बेहयाई से अपने हक में मोड़ने के लिए सारे नैतिकताओं को, सारे राजनीतिक मर्यादाओं को ध्वस्त कर देना और अब सत्ता में बैठना, ये भी उन्होंने अर्जित किया है इस दौर में। और जब ये पहचान और ये रेपुटेशन उन्होंने अर्जित की है, तो कोई कारण नहीं है कि पार्टी की झोली में कोई वोट रहेगा। और झोले में वोट ना होने के चलते आम आदमी पार्टी लगातार जो कोशिश करते रही पंजाब और दिल्ली में कि आप अंबेडकर साहब का फोटो लगाएंगे, भगत सिंह जी का फोटो लगाएंगे, आपका विचार और आपका व्यवहार तो बिल्कुल उसके उल्ट होगा, तो फिर आप कहाँ टिकेंगे। और यही बात जो आपने शुरू में जिक्र किया था दिल्ली के अंदर रोहिंग्या के सवाल पे और दूसरे सवालों पे जो पोजीशन लिया, और उस पोजीशन, मुझे एक सवाल मेरे मन में बार बार, सुबह से मैं रिजल्ट देख रहा था तो आ रहा है कि अंततः मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी को गया, जिसका खतरा था कांग्रेस को जाएगा तो फिर आम आदमी पार्टी की हालत और खराब होगी। तो वो तो बच गई, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को उतना वोट नहीं गया है। परंतु क्या मुस्लिम वोट जा रहा है इसलिए कोई वोट का पोलराइजेशन भी हुआ? क्योंकि आप किसी तरह के वोट के या किसी पोजीशन पे आप नहीं थे, आप सिर्फ अवसरवाद थे और आप अवसर ढूंढ रहे थे। तो आपको दोनों तरह के, मुस्लिम वोट ने मजबूरी में आपको वोट दे दिया, आप उसके किसी तरह से उसके लिए काबिल नहीं थे कि वो वोट देता, परंतु उन्होंने दिया क्योंकि उनकी अपनी एक पूरी राजनीतिक परिस्थिति में एक हालत है। परंतु दूसरा वोट क्या आपके खिलाफ पोलराइज हुआ और क्या उसने आपके अवसरवाद को पहचाना? ये एक मुझे लगता है। और अभी जो पूरे देश में एक शून्य है वो पंजाब में भी उभर सकता है अगर कांग्रेस पार्टी अभी से पंजाब के लेकर भी काम करेगी 2027 के लिए, तो एक कांग्रेस के लिए संभावना बनती है। वरना पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक सेक्शन, कल को अकाली दल उसके साथ मिल जाए, ये अनेकों खेल पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कोशिश कर रही है, रास्ता ढूंढ रही है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को पंजाब में वो भूमिका देखनी चाहिए। और कोई कारण मुझे नजर नहीं आता कि आम आदमी पार्टी को अब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के तौर पे देखें। ये एक मजबूरी की स्थिति है, क्योंकि वोट का गणित है, जिसमें एक वोट है तो जीत और हार की बात होगी। परंतु एक खराब बात हो सकती है। और आपके मैंने कुछ वाक्य सुने जिसमें आपने कहा कि जिन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी हार गई तो इस पे अगर तसल्ली है तो ये तो एक बहुत ही खराब बात है। परंतु एक बात तो आनंद जी ने भी लिखी, आज ट्वीट किया कि आखिर आम आदमी पार्टी के हारने पे दुख क्यों हो, कैसे दुख हो, एक सवाल उसका है। और दूसरा, पंजाब में जिन लोगों ने जो देखा, जो भुगत रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप क्या विश्वास कर सकते हैं योगेंद्र जी? बाबा साहब अंबेडकर की फोटो पे चढ़कर किसी ने उसको खंडित कर दिया, इसकी आलोचना होनी चाहिए, उस पर केस होना चाहिए, ये सब ठीक है, परंतु उस पर सेडिशन का चार्ज लगा देगी सरकार। आप दिल्ली में अपनी पुलिस भेजकर किसी को पकड़ कर ले आएंगे, किसी ने टिप्पणी कर दी मुख्यमंत्री पे, पंजाब के नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल थे उन पे टिप्पणी होगी तो होगी। तो पंजाब में हालत ये है, तो आम आदमी पार्टी की स्थिति उस तरह से बहुत खराब है। शुक्रिया राजीव भाई ने, बात आप ठीक कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं वो ये कि पिछले कई महीनों से, लोकसभा चुनाव के बाद से जो हम विपक्ष में देख रहे हैं, पहले संसदीय सत्र में विपक्ष एक दिखाई दिया, इंडिया गठबंधन नामक चीज दिखाई दी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ये जो एक बिखराव नजर आ रहा है, और उस बिखराव का एक प्रतीक ये होता है कि कांग्रेस हरियाणा में हार गई तो फला पार्टी खुश है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई तो अब दूसरे लोग खुश हैं। ये जो प्रवृत्ति है उसकी तरफ मैंने इशारा किया था और कहा था जो वाइकेरियस प्लेजर,
कि चलो मैं तो हार गया लेकिन दूसरा मेरे से भी ज्यादा बुरी तरह से हार गया। ये जो वाइकेरियस प्लेजर है, ये हमें एक कंस्ट्रक्टिव राजनीति की तरफ नहीं लेके जाएगा। और इस वक्त दल से अपने व्यक्तिगत अनुभव से ज्यादा देश को एक कुल जो बड़ी चुनौती है उसको सामने रख के देखें। लोकसभा चुनाव में जितनी बड़ा झटका बीजेपी को लगा और उससे ऑपोजिशन को जो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिला, लगभग देश में ऐसा माहौल बना मानो ऑपोजिशन चुनाव जीत गया लोकसभा का। वो जो परसेप्शन बना, वो जो लोगों की सोच बनी, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में धीरे-धीरे उसे मिटा दिया गया है। कम से कम अ, बीजेपी, क्योंकि उसके पास पूरा मीडिया है। पूरे मीडिया का योगेंद्र सहारा लेके वो एक बनाने में कामयाब हुए हैं कि नहीं-नहीं वो तो पुरानी बातें हो गई, अब तो मामला बराबर हो गया है। पर उसका योगेंद्र मुकाबला जी, ये देखिए, पर एक बात देखिए, पूरे विपक्ष ने जो अभी जो स्थिति हो गई है, ऑलमोस्ट विपक्ष की चुप्पी रहती है उन सवालों पे, जैसे कहीं पर मस्जिद पे हमले हो गए, मस्जिद का सर्वे हो रहा है, मुसलमान पे हमला हो गया, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। तो उसपे एक चुप्पी इसलिए है कि वोट कट जाएगा। ये जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन ना लेने का सवाल है, इसमें मुझे लगता है कि वो ताकतें, वो लोग जो इस तरह की पोजीशन लेना चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े लोग हैं, वो चुनाव में एक्टिव नहीं हो पाते। उनके चुनाव में भागीदारी ही उतनी नहीं होती, उतना एक्टिव ही नहीं होते। और जब वो एक्टिव नहीं होते, तो बड़ा स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता है। तो जो आम आदमी पार्टी है, वो बहुत तेजी से रोहिंग्या के सवाल पे जो बात किया, दिल्ली के जो दंगे हुए, राइट्स हुए, उसमें जो पोजीशन थी, उस पे आप उस तरह की जनता को, उस तरह के लोगों को तो उत्साह ही नहीं देते। तो फिर आपका एक सीधा वैचारिक राजनीति जो होनी है, वो उस पे दो चार कैसे होगा? अगर ये पार्टियां बीच में रहेंगी, तो जी। फिर वो स्पष्टता नहीं होगी, और स्पष्टता नहीं होगी तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही मिलेगा, ऐसा मुझे। यही चुनौती है देश में इस वक्त विपक्ष के पास, कि ऐसी एकता जो कि सिद्धांत पर आधारित हो, जो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो। केवल जो चुनाव से 3 हफ्ते पहले किया गया सीट एडजस्टमेंट ना हो, जहां विपक्ष बता सके, पूरे देश को बता सके, हम इन सिद्धांतों के साथ हैं। संविधान का नाम तो लेते हैं, लेकिन संविधान की कोई 4 बात तो बतानी होंगी ना कि इसके साथ हैं, और उससे कुछ प्रोग्राम निकालने होंगे कि ये चीजें हम करेंगे। वो जब तक नहीं होता, तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इतना बड़ा नतीजा आया, उससे भी बड़ा आ सकता था। उसका जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो आज इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो धक्का हुआ, ये केवल धक्का आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, एक व्यापक स्तर पे है। और ये जो सही। छोटा पड़ोसी को कोहनी मारने वाला जो सुख है, वो छोड़ के अगर हम उस बड़े खतरे की तरफ देखें, बड़ी चुनौती की तरफ देखें, और विपक्ष आगे की रास्ता देख सके, वो देश के लिए भी जरूरी है, लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, हमारे गणतंत्र को बचाने के लिए भी जरूरी है। तो दिल्ली के बहाने हमने पूरे देश की चुनौती, दिल्ली के परिणाम और पूरे देश के सबक, उस पर चर्चा की। जुड़ने के लिए राजीव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर तमाम दर्शक जो इस बातचीत से जुड़े रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।